जो धारा 101 थी उसमें इस बात का जिक्र था कि नगर पालिका में राजस्व कहाँ कहाँ से आएगा, उस बात का जिक्र था, जिसमें पहला क में बात ये लिखी थी कि टैक्स का उद्ग्रहित कर, जो 102 और 103 में लिखा हुआ है। ख पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उपयोगिता प्रभार, जो 104 में लिखा हुआ है। 105 में क्या लिखा है, फीस और जुर्माने। इन तीनों के मिक्सर के बाद में जो बनेगा ना, वो आंतरिक राजस्व बनेगा। जो रेगुलर इनकम होती है नगर पालिका को, वो जो पैसा है वो 101 वाले में आएगा एक तरह से। ठीक। 102 में क्या हुआ कि बाध्यकारी कर का जिक्र कर रखा है धारा 4 के अधीन रहते हुए। इसमें क्या होगी, प्रत्येक मामले में राज्य सरकार एक तरह से इसमें इंटरफेयर करेगी, प्रत्येक मामले में। ये वर्ड इन्होंने मेंशन किया है। ठीक। राज्य सरकार का मतलब सामान्य आदेश भी हो सकता है, विशेष आदेश भी हो सकता है। ठीक। उसके अलावा 103 है, उसमें अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे, उसमें भी राज्य सरकार का इंटरफेयर रहेगा, लेकिन सामान्यतः मतलब नगर पालिका भी कर सकती है, लेकिन रूल रेगुलेशन सारे राज्य सरकार के होंगे, जो 103 में जिक्र कर रखा है। अन्य कर होंगे क्या, उसकी डेफिनेशन ये है, जो यहाँ पर ये सारे मेंशन कर रखे हैं, ये अन्य कर माने जाएंगे। बाध्यकारी कर क्या माने जाएंगे, जो यहाँ मेंशन कर रखे हैं ये माने जाएंगे। ठीक। उसके बाद में जो 104 है, उसमें क्या लिखा है, उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति किसके पास होगी, नगर पालिका के पास में, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। ठीक। जो उनको पूरी गाइडलाइन होगी वो राज्य सरकार की होगी, उसमें नगर पालिका जो लगाएगी, और वो सारी रीति या जो दरें हैं वो कौन तय करेगा, राज्य सरकार तय करेगी, है ना। अब इसमें जो लिस्ट है ये लिस्ट 5 की जो दे रखी है, उसके बाद में जो 105 है उसमें क्या लिखा हुआ है, फीसें और जुर्माने। फीस और जुर्माने का जो है वो पावर किसके पास होगी, नगर पालिका के पास होगी, और वो कौन कौन सी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर दे रखी है। शायद अपन ने 104 तक देख लिया था, 105 से स्टार्ट करते हैं। ठीक। 105 में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका को इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों द्वारा या उसके उनके अधीन उसमें निहित विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिर आगे सीधा बढ़ो इसको यहाँ पर, के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने का, मतलब ये जितनी भी चीजें लिखी है इनमें नगर पालिका इंटरफेयर करेगी, वो आगे देगी भाई आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे पहला क्या मामला लिखा है, भवन योजना की मंजूरी और पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र जारी किया जाना। जैसे कोई भवन बनता है उसकी मंजूरी देनी है, भवन बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं भाई, ये मेन रोड पर है या कोई गली में है या कितने मीटर ऊंचाई का है, सारी चीजों का वो प्रमाण पत्र जारी करेगी। भूमियों और भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग के लिए नगर पालिका अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का। गैर आवासीय का मतलब क्या, वो डेफिनेशन में लिख रखा है। व्यवसायिकों के विभिन्न प्रवर्गों जैसे कि प्लम्बर और सर्वेक्षणकर्ता। अब जैसे जो भी व्यवसाय काम करते हैं प्लम्बर वगैरह, तो उनको एक लाइसेंस लेना होता है छोटा मोटा नगर पालिका से, मतलब वो पूरी वैलिड होते हैं तभी वहां पर काम कर सकते हैं, अन्यथा काम नहीं कर सकते। विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि नलकूप लगाने, मांस मछलियां या कुक्कुट उत्पादों का विक्रय करने, या वस्तुओं का खोमचा लगाने, विज्ञापन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों या निजी बाजारों, वधशालाओं, अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, कारखानों, है ना, भंडार गृहों, गोदामों, माल परिवहन डिपो, भोजनालय, बासों, होटलों, नाट्यशालाओं, और जिनमें भी कोई दिक्कत है तो उसकी डेफिनेशन परिभाषा वाले में दे रखी है भाई वो क्या चीज है, तो इन पर सब पर वो नगर पालिका इंटरफेयर करेगी। एक तरह से परमिशन की जरूरत होती है पशुओं, छकड़ों या गाड़ियों और ऐसे अन्य क्रियाकलाप जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा की आवश्यकता हो, के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने का काम नगर पालिका करेगी। और जो गह नंबर पॉइंट है उसमें ये लिखा है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अनुसार फीसें और जुर्माने उद्ग्रहित करने की शक्ति होगी नगर पालिका को। अब इसमें क्या है, आपको जो ये वाला पॉइंट है ना, ये अच्छे से याद रखना। ये क्या है ना, जैसे कुछ काम नगर पालिका के मतलब मुख्य काम होते हैं एक तरह से, है ना, उनमें ये काम आता है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। तो ये बात का जिक्र पता होना चाहिए कि भाई 105 नंबर की धारा के ग पॉइंट में ये लिखा हुआ है। ऐसे याद रख लेना, वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए भाई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का यहाँ जिक्र है, और दूसरा जिक्र वहां पर आया था जो नगर पालिका के मुख्य कार्य है ना, जो अपने पढ़े थे 45 नंबर की धारा में, 46 जहां पर, तो वो याद रख लेना आप, है ना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। 106 में क्या है, विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। इसको ऐसे पढ़ना, नगर पालिका ऐसा विकास प्रभार उद्ग्रहित कर सकेगी जो समय समय पर उपविधियों द्वारा अवधारित किए जाए। कौन कौन सी, इन दोनों कंडीशन में देख लो, 14 मीटर से अधिक ऊंचाई के किसी आवासीय भवन पर या किसी गैर आवासीय भवन पर किसी विशिष्ट प्रवर्ग के मार्ग पर, इसकी अवस्थिति, इसके उपयोग की विशेषता और मंजूर निर्मित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है मतलब वो प्रभार लगा सकती है। दूसरा है किसी विकास योजना के अनुसार या उस क्षेत्र की किसी उप योजना
उप विभाजन योजना को अनुमोदित करते समय किसी विद्यमान क्षेत्र के विकास का या पुनर्विकास के लिए वो प्रभार उद्ग्रहित कर सकती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ऐसा कोई भी विकास प्रभार अनुमोदित योजना या उप विभाजन पर किसी भी क्रियाकलाप का आरंभ करने के पूर्व विकासकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से संदर्भित किया जाएगा। किसी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में प्रभार सभी निवासियों और विकास के हिताधिकारियों द्वारा संदेह होंगे। नगर पालिका ऐसे विकास प्रभार का पृथक लेखा रखेगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका ऐसे विकास प्रभार का एक पृथक अकाउंट रखेगी और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपयोजित नहीं करेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि उसका अलग से लेखा जोखा होगा, उसको कोई अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। 4 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये 14 मीटर वाली बात इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पता होना चाहिए। 106 में विकास प्रभार का जिक्र कर रखा है बस। ठीक, 107 में क्या है, करारोपण से छूट। अब देखो कुछ मामलों में नगर पालिका छूट देगी, भाई यहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो 107 में लिख रखी है, धारा 102 और 103। अब देखो यहाँ पर करारोपण की बात की तो कर तो दो ही चीज में था, या तो 102 में था या 103 में था। 102 में क्या था, बाध्यकारी कर, 103 में क्या था, अन्य कर। अब दोनों कंडीशन में टैक्स नहीं लिया जाएगा, नगर पालिका टैक्स नहीं लेगी और वो छूट देगी, बाकायदा छूट, एक पूरा नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के तहत धारा 107 का यूज करते हुए करारोपण में छूट देती है। ठीक, इसका मैंने एक वो नोटिफिकेशन भी अपलोड किया था ग्रुप में, आप देख लेना। 107 नंबर की धारा आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर नगर पालिका द्वारा नगर पालिका की या उसमें निहित किसी भी संपत्ति के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा। अगर वो नगर पालिका की संपत्ति है ना, तो उसमें वो टैक्स वो नहीं करेगी भाई, वो अपनी चीज के लिए क्यों करेगी टैक्स, है ना, तो उसके लिए उसमें उसको छूट होगी। उप धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, धारा 102 की उपधारा 1 के खंड क, ये आप जाके देख लेना, तथा धारा 103 की उपधारा 1 के खंड फर्स्ट और सेकंड में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर ऐसे किन्हीं भी भूमियों, भवनों, यानों, वाहनों और नौकाओं के संबंध में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हो या उनमें निहित तो उद्ग्रहणीय नहीं होगा। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई सिस्टम है जो 102 की फर्स्ट में आता हो और 103 का फर्स्ट और सेकंड में आता हो, तो उनसे वो टैक्स नहीं लिया जाएगा एक तरह से, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। परंतु इसमें कंडीशन दी इन्होंने, इस बात का ध्यान रखना है, जब तक नगर पालिका द्वारा अन्य व्यक्तियों की वैसे ही संपत्तियों पर ऐसा कोई कर उद्ग्रहित किया जाता रहे, तब तक इस उपधारा की कोई भी बात नगर पालिका को उस कर का उद्ग्रहण करने से नहीं रोकेगी। कहने का मतलब इसमें यह बात बोलना चाह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर टैक्स लगता था उस सिस्टम पर, केंद्र सरकार की कोई चीज पर, तो वो अगर पहले लगता था ना, तो उसके बाद भी अभी भी उन पे लगेगा, उनको छूट नहीं होगी। ये यहाँ पर ऐसा लिख रखा है। और बाकियों से कर वैसे ही उद्ग्रहित किया जाएगा, मतलब 26 जनवरी 1950 के अगर पहले टैक्स नहीं लिया जाता था ना, मतलब सॉरी लिया जाता था ना, तो वो टैक्स उनसे अभी भी लिया जाएगा और वो आम आदमी की तरह ही लिया जाएगा जैसे और बाकी आम लोगों के लिए लेते हैं। उस टाइप की बात यहाँ लिखी हुई है, कंडीशन याद रखनी है 26 जनवरी 1950 वाली। ठीक, परंतु यह और कि राज्य सरकार या उसमें निहित कोई भी भूमि, भवन, यान, वाहन या नौका ऐसे किसी भी कर के संदाय से छूट प्राप्त रहेंगे यदि उनका उपयोग मात्र लोक प्रयोजन के लिए ही किया जाता हो, मतलब उसका कोई प्रॉफिट पर्पज नहीं हो, तो उसमें वो छूट दे सकती है। ठीक है ना। उसके अलावा 3 नंबर के पॉइंट में ये लिखा है कि धारा 102 की उपधारा 1 के खंड क में विनिर्दिष्ट कर ऐसे भूमियों और भवनों के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जिनका उपयोग मात्र सार्वजनिक पूजा स्थलों के रूप में किया जाता है और जो नगर पालिका द्वारा इस रूप से सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त, मतलब नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सार्वजनिक पूजा स्थल है तो वो वहां से वो टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा अगर वो इस उपधारा के तहत अगर वो आता है तो। ठीक, लेकिन वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, वो सार्वजनिक पूजा स्थल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, इस कंडीशन में वो फुलफिल होना चाहिए, तो वहां से वो कर नहीं लिया जाएगा। अब आप ध्यान में रखना, देखो सारी कंडीशन में ये 102 की उपधारा का केवल खंड क की बात कर रहा है। ठीक है ना, मतलब आगे वालों का नहीं लिख रखा है इसमें, जो लिख रखा है वही मानना है अपन को। चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, राज्य सरकार यदि उसकी राय में ऐसा करने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान हो तो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय किसी कर के संदाय से राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी छूट मंजूर और परिनिश्चित कर सकेगी, वह आवश्यक समझे। मान लो उसको लगे कि भाई यहाँ पर उनसे टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, या पर्टिकुलर इन व्यक्तियों से या पर्टिकुलर इस भूमि या भवन से टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, तो पर्टिकुलर वो एक विशेष आदेश या साधारण आदेश के माध्यम से राजपत्र में अधिसूचित करेगी कि भाई हम यहाँ से इनसे टैक्स नहीं लेना है। एक सैंपल के तौर पे मैंने एक अपलोड भी किया, वो आप देख लेना, वो 107 का ही है ना, जिसमें उन्होंने एक विशेष आदेश के माध्यम से या साधारण आदेश के माध्यम से उन्होंने बोला कि हम करारोपण में
छूट दे रहे हैं, इनसे टैक्स नहीं लेंगे। वो पूरा मेंशन होता है भाई कहाँ कहाँ से नहीं लेंगे, कैसे नहीं लेंगे। ठीक। 108 में क्या लिख रखा है, जो भी टैक्स लगाया उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, कि किस तरीके से टैक्स को इम्पोज किया जाएगा, वो 108 से स्टार्ट होगा। ठीक। अभी तक समझ में आ गया। देखो पहले 101 में अपन ने ये पढ़ा कि आंतरिक राजस्व, चैप्टर का नाम ही राजस्व है, तो भाई राजस्व पैसा आएगा कहाँ कहाँ से, उस बात का जिक्र 101 में था। ठीक। 102 में 103 में क्या था, टैक्स की बात है, तो इन दोनों को एक साथ देखना है। 102 103, 102 में क्या था, बाध्यकारी कर, 103 में अन्य कर, 104 में क्या था, उपयोगिता प्रभार, 105 में क्या था, फीस और जुर्माने, ये एक साथ हो गया। 106 में क्या था, विकास प्रभार वाला। ठीक। 107 का क्या था, करारोपण में छूट। इन दोनों में, इन दोनों मैटर का छूट होगी यहाँ पर। 108 में क्या लिख रखा है कि क्या प्रक्रिया होगी जो 102 और 103 पर, 102 और 103 में जो सिस्टम है वो कैसे लागू होगा, उसका प्रोसीजर दे रखा है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 103 की बात की गई, 102 की बात नहीं की गई 108 में, है ना। देखो अभी देखते हैं, इसमें ऐसा लिख रखा है कि नगर पालिका धारा 103 के अधीन कर का अधिरोपण करने के पूर्व निम्नलिखित प्रारंभिक प्रक्रिया का पालन करेगी। अब 102 है ना, वो तो क्या होगा, उस प्रत्येक मामले में राज्य सरकार इंटरफेयर करेगी, लेकिन 103 के मामले में मतलब नगर पालिका अपनी जो साधारण बैठक होती है वहां पर उस संकल्प को पारित करेगी, बाकायदा उसका प्रकाशन करेगी, उसके बाद जनता का ऑब्जेक्शन लेगी, उसके बाद में वो फाइनल माना जाएगा। वो कंडीशन 108 में लिख रखी है, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन क्या लिख रखी है, एक मिनट। पहली कंडीशन ये लिख रखी है कि नगर पालिका धारा 103 के अधीन कर का अधिरोपण करने के पूर्व निम्नलिखित प्रारंभिक प्रक्रिया का पालन करेगी, कि किस तरीके से एक एसओपी होगी, उसके तहत ये कर का अधिरोपण किया जाएगा। सबसे पहले एक साधारण बैठक होगी, साधारण बैठक में उसको पारित किया जाएगा संकल्प को, कि ये टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, किन पे लगाना है, और कोई विशिष्ट वर्ग पर लगाना है, व्यक्ति पर लगाना है या व्यक्तियों पर लगाना है, वो सारा साधारण बैठक में डिसाइड होगा। वह साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा धारा 103 में विनिर्दिष्ट करों में से किसी एक कर भी लगा सकती है जो 103 में लिखे हुए हैं, पर्टिकुलर एक, जैसे क वाले पर लगा दिया, या सब पर लगा दिया, या एक या एक से अधिक पर लगा दिया। एक या अन्य कर का इस प्रयोजन के लिए चयन करेगी और कर विहित करने वाले नियमों का एक प्रारूप तैयार करेगी। भाई इस रूल रेगुलेशन के तहत हम आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, और ऐसे नियमों में निम्नलिखित विनिर्देशित करेगी, क्या क्या चीजें करेगी, ठीक है ना। पहला लिखा हुआ है, उन व्यक्तियों या संपत्ति अथवा दोनों के वर्ग जिन्हें नगरपालिका दायी बनाने का प्रस्ताव करती है, और कोई भी छूटें जिन्हें देने का वह प्रस्ताव करती है, वो सब चीज का मेंशन करेगी। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वह रकम या रेट जिस पर नगरपालिका प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है। भाई वो पर्टिकुलर व्यक्ति पर लगाया जाएगा या व्यक्तियों पर लगाया जाएगा, कौन से वर्ग पर लगाना, वो सारा डिसाइड करेगी। 103 में क्या लिखा हुआ है, भवनों या भूमियों, ये दोनों में से साथ में आएंगे, या दोनों पर रेट के मामले में भाई कितनी रेट तय करेंगे, वो सारी रेट तय करने के बाद में रकम या रेट प्रत्येक वर्ग के लिए मूल्यांकन का वह आधार जिस पर रेट, ऐसी रेट अधिरोपित की जानी है। 4 में क्या लिखा हुआ है, ऐसे अन्य समस्त मामले जिनको उनमें विनिर्दिष्ट किए जाने की राज्य सरकार अपेक्षा करे। ठीक। 6 में क्या लिख रखा है, जब ऐसा संकल्प पारित, अब देखो यहाँ पर वो साधारण बैठक में उन्होंने ये चीजें मेंशन कर ली, उस संकल्प में प्रारूप बना लिया, नियम बना लिया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो सेकंड प्रक्रिया होगी ना, जब ऐसा संकल्प पारित कर दिया गया, मतलब साधारण बैठक हुई, वहां पर पारित कर दिया। साधारण बैठक में क्या क्या चीज पर डिस्कशन हुआ, जो मैंने बता दिया आपको, उसमें लिख रखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। तब नगर पालिका इस प्रकार तैयार किए गए प्रारूप नियमों को प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी जनता के लिए। ठीक। इस टाइप का होगा वो प्रथम अनुसूची वाला, 108 का खंड है, ये जो अपन देख लिया, इस टाइप का लिखा हुआ आएगा। भाई XYZ नगर पालिका के निवासियों को इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नगर पालिका संलग्न नियमों में परिभाषित कर, पद या उपकर अधिरोपित करना चाहती है। प्रस्तावित कर के संबंध में आक्षेप करने वाला नगरपालिका का कोई भी निवासी, नगरपालिका का निवासी होना जरूरी है, इस नोटिस की तारीख से 1 मास के भीतर भीतर नगरपालिका को अपने लिखित आक्षेप भेज सकेगा। ठीक। जो आगे भी लिखा हुआ है गेम में, उक्त कर के अधिरोपण के या प्रस्तावित रकम या रेट के या उसके दायी बनाए जाने वाले व्यक्तियों या संपत्ति के वर्गों या प्रस्तावित किसी भी छूट के संबंध में आपत्ति करने वाला नगरपालिका का कोई भी निवासी उक्त नोटिस के
जिस दिन वो नोटिस आया उसके प्रकाशन के 1 महीने के भीतर भीतर नगर पालिका को अपनी लिखित आपत्ति भेज सकेगा, और वह नगर पालिका ऐसी समस्त आपत्तियों पर विचार करेगी, उन पर विचार करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए किसी कमेटी को प्राधिकृत करेगी। भाई इस कमेटी पर आप, भाई ये कमेटी को बोलेगी भाई आप जांच करो इस पर, देखो कि बात सही है क्या आपत्तियां। अगर उसको लगा तो वो चेंज कर देगी, नहीं लगा तो वो अधिरोपित हो जाएगा। जब तक कि वह प्रस्तावित कर को त्यागने का विनिश्चय नहीं करे, विशेष संकल्प द्वारा ऐसे तारीख से करके अधिरोपण का निर्देश देगी जो संकल्प में विनिर्देशित की जाए। कहने का मतलब है 108 में किस बात का जिक्र है कि पहले साधारण बैठक में वो संकल्प पारित किया जाएगा, एक या अन्य कर का चयन करेगी, भाई एक टैक्स लगाना है या मोर देन ज्यादा लगाना है। फिर नियमों का प्रारूप तैयार करेगी, कैसे लगाना है, क्या क्या रूल रेगुलेशन होगा। उसके बाद एक व्यक्ति पर लगाना है या व्यक्तियों के वर्ग पर लगाना है। उसके बाद छूट का प्रस्ताव, भाई किनको छोड़ना है, रकम और रेट तय होगी। उसके बाद मूल्यांकन आधार जिस पर रेट अधिरोपित की जानी है ना। उसके बाद में वो कमेटी को भेज दिया जाएगा, कमेटी उसका फाइनल डिसीजन दे देगी। और जनता से भी ऑब्जेक्शन अपन ने मांग लिया 1 महीने का टाइम देते हुए। ठीक, ये 108 में लिखकर का 108 एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अनुसूची भी क्लियर हो रही है, दूसरा एक प्रोसीजर भी है पूरा, तो आपको पूछ लेगा भाई क्या होता है कैसे होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको याद ये रखनी है कि 103 की धारा का ही जिक्र है इसमें, है ना, ये बात याद रखनी है। 109 में क्या है, कर का अधिरोपण। अब वो कर 108 के तहत आ गया, अब वो किस टाइप से होगा वो आगे लिखा हुआ है। धारा 108 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात नगर पालिका नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी। वो तारीख हो जाएगी भाई फलानी तारीख से ये स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद में ही वो लिया जाएगा। उपधारा 1 के अधीन कर के अधिरोपण की अधिसूचना इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर अधिरोपित कर दिया गया है। ठीक, उस अधिसूचना के माध्यम से वो माना जाएगा। ठीक, बाद में क्या लिख रखा है, परंतु वार्षिक रूप से उद्ग्रहणीय कर, ये कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है, निम्नलिखित तारीखों में से किसी एक तारीख पर के सिवाय परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये 4 तारीख दे रखी है, यहां से ही वो स्टार्ट होगा टैक्स, जब भी स्टार्ट होगा, अर्थात उस शासकीय वर्ष के जिसमें ऐसा नोटिस प्रकाशित किया जाए कि अप्रैल के प्रथम दिवस, जुलाई के प्रथम दिवस, अक्टूबर के प्रथम दिवस और जनवरी के प्रथम दिवस। ठीक है ना, तो ये 4 डेट आपको याद रखनी है। इस तारीख से वो टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। यदि वह अप्रैल के प्रथम दिवस से भिन्न किसी अन्य दिवस से प्रवृत्त हो तो आगामी अप्रैल के प्रथम दिवस तक त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहणी होगा। ठीक है, ये बात समझ में। अगर उनको रोकना है तो वो उस दरमियान बीच में रोक देंगे। अगर रूल रेगुलेशन पहले लिखा हुआ आएगा कि भाई हम इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक ही आप पर टैक्स लगाएंगे, है ना, वो उस डेट के बाद में वो टैक्स रुक जाएगा एक तरह से। लेकिन ये अगर मतलब प्रथम दिवस से अगर भिन्न होता है तो वो 3-3 महीने के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लेंगे एक तरह से। जैसे अपना मतलब बिजली का बिल होता है ना, उस हिसाब से वो जैसे 2 महीने का होता है, तो इसमें 3 महीने का उन्होंने वो एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहणी होगा और वो आगामी अप्रैल तक चलता रहेगा। अगर उसको रोकना है तो वो रोक सकती है। ठीक, तो ये डेट वगैरह याद रखनी है दोनों की। नगर पालिका इस धारा के अधीन नोटिस जारी किए जाने वाले दिवस को या उसके पूर्व ऐसे और विस्तृत नियम जो अपेक्षित हो उनमें विनिर्देशित करके उद्ग्रहण और वसूली के ढंग और ऐसी तारीख जिस पर वह है और उसकी किस्तें यदि कोई हो संदेह होगी जो विहित करते हुए प्रकाशित करेगी। ठीक, मतलब वो सारी कंडीशन पहले वो बता देगी, भाई हम इन पे लेंगे, इस तारीख से लागू होगा, सब कुछ पहले से पता होगा। यदि किसी कर का या किसी कर के किसी विशेष भाग का उद्ग्रहण केवल किसी कालावधि के लिए मंजूर किया गया हो तो उद्ग्रहण उस असंगत बकाया के सिवाय जो उस कालावधि में देय हो गया हो उस कालावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। जितने टाइम के लिए बोला गया ना उतने टाइम के लिए ही वो टैक्स इम्पोज होगा, उसके बाद में वो नहीं होगा। ठीक है ना। बाद में लिख रखा है 110 में क्या लिख रखा है कि करों में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। अब मान लो टैक्स में चेंज करना है बीच में, तो वापस इसमें धारा 103 का जिक्र कर रखा है। धारा 103 के अधीन अधिरोपित कर को समाप्त करने या उस पर परिवर्तन करने की प्रक्रिया जहां तक हो सके वही प्रक्रिया होगी। उसके अधिरोपण के लिए धारा 108 109 में जो प्रक्रिया अपनाएगी थी वो सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर उसको चेंज करना हो तो नए सिरे से इम्पोज करना है तो भी 108 109 वाला प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर चेंज करना है बाद में उनको लगे भाई ज्यादा लगाना चाहिए या कम करना चाहिए तो वो कर सकती है, वापस 108 और 109 धारा का वो यूज करेगी। या लगेगा धारा 103 वाली के अकॉर्डिंग, 102 वाला जिक्र नहीं कर रखा है। ठीक, 111 में क्या कर रखा है, कर को स्थगित करने या प्रतिष्ठित करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। अब इसमें सरकार आ गई है, मतलब नगर पालिका को टैक्स लगा दिया,
टैक्स सिस्टम चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार को ये एहसास हो गया कि यार ये काम सही नहीं कर रही है ना। तो वो ये तीनों कंडीशन लगा सकती है। कर को स्थगित भी कर सकते हैं भाई, एक बार रोक दो सिस्टम को, नहीं मतलब रोक दो क्या भाई, बाद में ले लेंगे, एक बार रोका जाए, प्रतिशत मतलब पूरी तरीके से उसको रोक ले, बैन कर दे एक तरह से। और उस पर सुधार करने की अपेक्षा कर सकती है नगर पालिका से, दोनों धाराओं में, धारा 102 में भी 103 में भी। भाई बोले भाई आप सही नहीं ले रहे हो या कहीं कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो राज्य सरकार के पास पावर है धारा 111 के तहत, तीनों पावर होगी, स्थगित करना, प्रतिष्ठित करना और सुधार करना। तो ऐसे याद भी रख लेना, मैं 111 यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर या अन्यथा ऐसा प्रतीत हो कि धारा 102 और 103 के अधीन नगर पालिका द्वारा उद्घृत किसी भी कर का भार अनुचित है, राज्य सरकार को फील हो गया कि अनुचित हो रहा है, ज्यादा लगा रहा है या कम लगा रहा है या जो भी मतलब उनको फील होता है, तो वो अपनी पावर का यूज करेगी धारा 111 के तहत। भार अनुचित है या उसका या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण जन साधारण के हित में प्रतिकूल है या उसके लिए हानिकारक है, तो राज्य सरकार उप नगर पालिका से किसी भी त्रुटि या आक्षेप के जो उससे उक्त कर के बारे में या उसके निर्धारण या संग्रहण की रीति में विद्यमान प्रतीत हो, ऐसी कालावधि के भीतर भीतर जो वह इस निमित्त नियत करे, निराकरण के लिए उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगी नगर पालिका से। और यदि इस प्रकार नियत की गई कालावधि के भीतर भीतर यदि ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार के समाधान प्रद रूप से क्रियान्वित नहीं की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर या उसके किसी भी भाग में उद्ग्रहण को ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर सकती है जब तक कि ऐसी त्रुटि या आक्षेप का निराकरण न कर दिया जाए, और ऐसे कर को समाप्त या कम कर सकेगी। मतलब राज्य सरकार के पास 100 धारा 102 और 103 को लेकर के फुल पावर है, धारा 111 का यूज करते हुए वो रोक सकती है, प्रतिषेध कर सकती है, सुधार कर सकती है, या उसको बोल सकते हैं भाई आप कर दो, आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर राज्य सरकार एक्शन लेगी। ये 111 में लिखा हुआ है। 112 में क्या लिखा हुआ है, कर को स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति। अब इसमें नगर पालिका के पास पावर है 112 वाली में। 111 में किसके पास है, राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधिधीन रहते हुए, अधिधीन तो रहेगी, कोई नगर पालिका यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा किया जाना लोकहित में है, तो ऐसे कर को स्थगित या समाप्त कर सकेगी जो धारा 103 के अधीन अधिरूपित किया गया है या अधिरूपित किया गया समझा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो 112 में है ना पावरफुल कौन है, नगर पालिका। 111 में पावरफुल कौन था, राज्य सरकार। अब 112 में वो केवल 103 वाले पर ही काम कर सकती है, क्योंकि बाध्यकारी कर 102 में, तो 103 में क्या है, अन्य कर है, उन पर ये काम करेगी। और इन पर भी सामान्य और विशेष आदेशों का अधिधीन रहते हुए काम करेगी। और क्या काम करेगी, स्थगित करेगी या समाप्त करेगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। बाद में क्या लिख रखा है, 113 में क्या लिख रखा है, कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। इसमें राज्य सरकार आ जाएगी, राज्य सरकार आएगी, वह कर निर्धारकों की जो नियुक्ति करनी है वो तो राज्य सरकार ही करेगी एक तरह से। नगर पालिका कर निर्धारण के लिए राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति कर सकेगी, और ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में अधिकथित की जाए, कर निर्धारित करेंगे। ठीक, नॉर्मल सी बात है। कर निर्धारकों को राज्य सरकार के सामान्य विशेष आदेश द्वारा ऐसा अन्य कार्य समायोजित किया जा सकता है, ठीक है ना। बाद में है 114 में क्या लिख रखा है, कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। अब देखो 113 तक सारा काम टैक्स वगैरह का था या उनको लगाने का था, है ना। कैसे कलेक्ट किया जाएगा सब कुछ इन्होंने बता दिया, कैसे परिवर्तन होगा, कैसे छूट होगी, कैसे स्थगित होगा, प्रतिषेध होगा, सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। 114, 115 और 116 ये है कि वो सामने वाले से अपेक्षा कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर है उनसे अपेक्षा कर रहा है कि आपने अगर आप स्वामी हो, अधिभोगी हो, या मतलब आपने अगर किसी को कोई ट्रांसफर किया है सिस्टम, तो उसमें आपको सारी जानकारी नगर पालिका की मतलब आप नजर में रहने चाहिए। उनसे संबंधित ये अगली वाली धाराएं हैं जो अपन कल देख लेंगे, 114, 115, 116, ठीक है ना। यहाँ तक को डाउट, यहाँ तक को डाउट था क्या। नहीं सर। इसमें थोड़ा अपन को ये दिमाग में रखना है 102 कहाँ यूज हो रही है, 103 कहाँ यूज हो रही है, राज्य सरकार कहाँ पावरफुल है, कहाँ नगर पालिका पावरफुल है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है ना। उसके अलावा अगला ये है कि भाई कौन सी धारा में किस बात का जिक्र है, एक स्टोरी इसमें, मतलब आप स्टोरी बना के याद करोगे तो ऑटोमेटिक धारा भी याद हो जाएगी। जैसे 101 को अलग रखो, 102 और 103 को एक साथ रखो,
104, 105, 106 को एक साथ रखो, 107 को छूट में रखो, 108 में वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, है ना। 109 में इम्पोज हो गया एक तरह से। 110 में क्या था, 110 में 108 और 109 के तहत चेंज। चेंज। फिर 111 में राज्य सरकार आ गई, फिर राज्य सरकार वो तीनों कंडीशन करेगी, 111। 112 में नगर पालिका पावरफुल हो जाएगी राज्य सरकार के सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, ठीक। और 113 में क्या था, कर निर्धारकों की नियुक्ति। भाई उनसे पैसा कौन लेगा, तो उनकी नियुक्ति के संबंध में बात बोली हुई है, ठीक है ना। ये इस टाइप का मैटर इसमें दे रखा है, ठीक है ना। और कोई डाउट? ठीक है, बाकी अपन कल कर लेंगे, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। आप इनको बार बार पढ़ते रहना, ताकि क्या है ना, वो मतलब आपको ऐसे स्टोरी वे में याद हो जाएगी ऑटोमेटिक, ज्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगाना पड़े, ठीक है। धन्यवाद है।